हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आ गए हैं वीडियो लेकर महाकुंभ दर्शन का। जैसा कि आपने हमारा अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि महाकुंभ का हम फुल वीडियो लाने वाले हैं। बहुत दिनों से शॉर्ट्स दे रहे थे अलग अलग सीन्स का जो हमने महाकुंभ में देखा, तो उसी का आज फुल वीडियो लेकर हम लोग आ गए हैं। जैसा कि पता है आप सबको कि महाकुंभ इस बार प्रयागराज में मनाया जा रहा है। तो प्रयागराज में पहुंचने के लिए 3 साधन हैं, या तो आप बाय रोड आए, या तो बाय ट्रेन, या तो बाय फ्लाइट। तो बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इतना इतना भीड़ हो रहा है कि जिनका रिजर्वेशन है उनको भी अगर सीट मिल जाए अपना बैठने का, सोने का, तो भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत लोगों का आना है, इसलिए प्रॉब्लम। और वैसे ही फ़्लाइट का भी अगर आपको आना है तो उसका भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ले देकर आपके पास ऑप्शन रहता है बाई रोड का। तो बाई रोड हम लोग चल दिए थे बनारस से प्रयागराज के लिए। तकरीबन 120-130 किलोमीटर तक का रास्ता पड़ा हम लोग का। तो इसको हमने अपने गाड़ी से कवर किया, और अपना गाड़ी था इसलिए हम लोग पहुंच पाए। नहीं तो अगर ट्रेन व फ्लाइट से होता तो शायद नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जगह ही नहीं मिलता बैठने का, जाने का। सरकारी बसेस से भी आप लोग आ सकते हैं, लेकिन वही है कि उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, क्योंकि उतना कंफर्टेबल तो नहीं होता है। जो भी हो, हम लोग निकल पड़े अपने गाड़ी से महाकुंभ के तरफ। हमने उस दौरान जितना भी अलग अलग वीडियो बनाया उसको हम दे दिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है तो मतलब देखने में, तो थोड़ा बियर कीजिएगा हमारे साथ। तो एक चीज़ बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो भी अमृत स्नान के दिन है, जो शाही स्नान वाला दिन है, जो महा स्नान वाला दिन है, उसके एक दिन पहले और उस दिन जो भी टोल प्लाजाज है, आप अगर प्रयागराज में पहुंचने के लिए कोई भी जगह से आते हैं, किसी टोल प्लाजा अगर आपके सामने आता है, पड़ता है, तो अगर अमृत स्नान के दिन या तो उसके पिछले दिन अगर आते हैं तो उस दिन फ्री रहता है, उस दिन उसको फ्री कर दिया जाता है। लेकिन उसके उन दिनों को छोड़कर दूसरे कॉमन डेज में आपका पूरा फीस लगता है। उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, कटौती नहीं किया गया है। पहले न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा था कि महाकुंभ के दौरान पूरे 40-45 दिन एकदम फ्री रहेगा, वैसा नहीं है। अमृत स्नान के दिन और ज़्यादा से ज़्यादा उसके एक दिन पहले तक कुछ घंटे वो भी प्रशासन तय करेगा, उसके हिसाब से ही सिर्फ फ्री किया गया है, नहीं तो बाद बाकी समय पूरा फी लगता है। तो हमने 2-2.5-3 घंटे का रास्ता कवर करने के बाद प्रयागराज पहुँचे, और प्रयागराज में घुसने के बाद ही एक चौमाथा पड़ा, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के। एक चौमाथा है, आप रास्ता बना हुआ है चारों डायरेक्शन में जाने का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जैसे होता है ना, बड़ा बड़ा शहर में सिग्नल का व्यवस्था किया जाता है कि अगर एक शहर में अगर नॉर्थ से साउथ जाना है तो ईस्ट और वेस्ट वाले गाड़ी रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे, और अगर ईस्ट से वेस्ट जाना है तो उस समय नॉर्थ और साउथ वाले गाड़ी खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रयागराज का इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है, इतना बड़ा व्यवस्था किया गया है, लेकिन शायद कुछ चौमाथाओं पर, चौरास्ताओं पर सिग्नल लगाना भूल गए थे। इसलिए जैसा कि आपने अभी देखा कि नॉर्थ से साउथ भी गाड़ी जा रहा है और ईस्ट से वेस्ट भी गाड़ी एक ही समय में जा रहा है। इसलिए जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है वो ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए गाड़ी का ब्लॉक कर दे रहा है। बस जाम लग गया। जाम लगने का क्या कारण हो सकता है? यही 1-2 कारण होता है। तो हमको लगता है कि जब व्यवस्था बनाया जा रहा था, किया जा रहा था, तो सबसे पहला चीज़ करना चाहिए था कि जितने भी चौरास्ता हैं, जो संगम तक जाने का था, उन पर एक सिग्नल का व्यवस्था किया जाना चाहिए, ताकि गाड़ियों को पता चले कि कब चलना है, कब रुकना है। अगर सिग्नल होगा ही नहीं तो गाड़ी वाला कैसे समझेगा कि कब उसको रुकना है? वो चलाएगा, और चलाएगा तो दूसरा वाला गाड़ी भी चलाएगा, तो सब मिलकर चलेंगे तो फिर ब्लॉक होगा, फिर जाम लगेगा, जो लग रहा था।
तो हम लोग जिस दिन गए थे तकरीबन हम लोग 12 बजे पहुंच गए थे प्रयागराज, और संगम तक पहुंचने में हम लोग को गाड़ी से 3 घंटा लग गया। तो मतलब समझिए कि 3 घंटा हमको बनारस से प्रयागराज लगा 130 किलोमीटर कवर करना, और ले दे कर 10-15 किलोमीटर प्रयागराज से मतलब एंट्री से संगम तक जाने का 15 किलोमीटर, उसको कवर करने में हमको 3 घंटा लग गया। क्यों लगा 3 घंटा क्यों लगा? यही हमारे जाम के वजह से। इतना सुंदर जाम, मतलब मन एकदम दुखी हो गया। कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबा जाम था, गाड़ी मतलब समझिए कि रुक रुक के चल रहा था, और उसी के वजह से 3 घंटा लग गया। तो 12 बजे पहुँचे, लेकिन हमको संगम पहुँचते पहुँचते दोपहर का 3 हो गया। और चूँकि ये ठंडा का समय था तो जल्दी रात भी हो जा रहा था, फिर वापस भी लौटना है, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग वहाँ पर रुक नहीं पाए। ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, उतना इन्जॉय नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, संगम में गए, वहाँ पर संगम का पानी अपने माथे पर छिड़के उससे अपने आप को शुद्धि किए, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हो गया महाकुंभ का मेन मेला। यहीं पर लोग आ रहे हैं, और ये तो आप जो देख रहे हैं ये अमृत स्नान के दिन का व्यू नहीं है। अगर अमृत स्नान के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चलने का जगह नहीं होगा। जितने भी गाड़ी हैं वो तो मतलब समझे कि बैन होगा उस दिन। और देखिए ये सब खाने का व्यवस्था बनाया गया है, लेकिन सब बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अभी उतने लोग नहीं हैं, और जिस दिन बहुत लोग होंगे, हमने और भी जगह का वीडियो देखा है, उस दिन भी एक खाने का दुकान बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। अगर एक जगह पर रुक गए खाने के लिए तो फिर भगदड़ हो सकता है, भीड़ हो सकता है, इसलिए उस दिन भी बंद। तो समझ लीजिए कि जिस दिन अमृत स्नान है उस दिन भी खाने का दुकान बंद, और जिस दिन अमृत स्नान नहीं है उस दिन भीड़ कम होने के वजह से बंद। तो आप अपना देख लीजिए, लेकिन खाने का दुकान बनाया गया है। ये आप पोस्टर देख सकते हैं महाकुंभ पर्व का, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। ये जो लाइन दिया गया है बहुत अच्छा दिया गया है। हम कहेंगे कि बहुत बड़े क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। इसी के वजह से इतने सारे लोग आने के बाद भी उतना भगदड़, उतना कंजस्टेड नहीं हो रहा है जितना हो सकता था इतने लोग आने तक। अभी तक का आज डेट तक तकरीबन 42 करोड़ लोग महाकुंभ में आ चुके हैं, संगम में स्नान कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं 42 करोड़ लोग एक शहर में भी नहीं, एक शहर के एक छोटे से इलाके में आके चले गए। और एक दो बार थोड़ा बहुत भगदड़ का स्थिति बना, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही सक्सेसफुल हम बोलेंगे ये गया है। तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में किया गया है, तभी जाके इतने सारे लोग को ये क्या बोल सकते हैं उसको ले पाया है। तो जो भी हो ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका एक मैदान टाइप का है। यहाँ पर चलने का जो रास्ता बनाया गया सब टेम्प्रेरी है। जो टेंट सब आप देख रहे हैं दोनों तरफ रास्ते के, वो सब तो टेम्प्रेरी है ही, लेकिन जो रास्ता है वो भी सब टेम्प्रेरी है। और उसके ऊपर एक मेटल का सीट्स बैठाया गया है, क्योंकि जब स्नान होगा तो वहाँ पर आप भीगे होंगे, तो रास्ता जो मैदान है वहाँ पर पूरा गीला गीला हो सकता है। इसी के वजह से वो मेटल सीट्स बनाया गया है। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये विश्व हिंदू परिषद का शिविर था, जहाँ पर हम लोग गए थे। वहीं पर एक छोटा सा राम प्रतिमा भी बैठाया गया था। अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये किससे प्रभावित होकर कहाँ से ये बनाया गया है। और ज़्यादा तो अंदर नहीं जाने दिया गया शिविर में, क्योंकि जो शिविर था वो वहाँ पर जो लोग आए थे वहाँ उनके रहने का व्यवस्था था, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग जो एक दिन के घूमने आए हैं उनको जाने का अलाउ नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट भगवान का दर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद का शिविर देखे, बहुत अच्छा लगा देख के। फिर वहाँ से निकल के हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो एक दूसरा इसको हम लोग पंडाल की तरह बोल सकते हैं। पंडाल वो भी कैसा,
साउथ के जो टेम्पल्स होते हैं उनसे प्रभावित होकर उनके स्टाइल का एक टेम्परेरी टेम्पल देखने को आप देख सकते हैं। यहाँ भी भगवान के दर्शन हमने किए, अच्छा लगा देखकर। और हमको यही उम्मीद मतलब इच्छा था कि अगर हम लोग जल्दी पहुँच पाते, जैसे हम लोग 12 बजे तक प्रयागराज पहुँच गए थे, अगर 12 बजे तक ही अगर हम लोग संगम तक पहुँच जाते तो फिर हम लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाते। लेकिन चूँकि टाइम कम था इसलिए हमने जितना जितना कवर कर पाए उतना किए और फिर हम लोग को निकलना पड़ा वापस ही के लिए। ये आप देख सकते हैं कि वही पंडाल, वही टेम्परेरी जो पंडाल बनाया था उसी के बगल में एक कथा के लिए भी एक टेम्परेरी हॉल टाइप का बनाया गया था। चूँकि ये ऑफ टाइम था इसलिए लोग कम हैं, कथावाचक भी थोड़े हैं। लेकिन ऑन टाइम में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको बैठने तक का भी जगह नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ बता दें कि चूँकि हम लोग अमृत स्नान के दिन नहीं आए थे इसलिए हम लोग का गाड़ी संगम घाट तक जा पाया, इसलिए हम लोग का गाड़ी महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंच पाया। नहीं तो अगर हम लोग अमृत स्नान के दिन जाते तो ये हम लोग को मिनिमम 10-15 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोक देना पड़ता। 10-15 किलोमीटर पहले, समझिए। तो 10-15 किलोमीटर तो हम कह रहे हैं, लेकिन अभी का जो हाल है उसके हिसाब से कम लोगों को 30-35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं 30-35 किलोमीटर, बहुत शहरों का बीच का डिस्टेंस भी इससे कम होता है। मतलब समझे कि शहर ए शहर बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है 20 किलोमीटर। आप उससे ज़्यादा किलोमीटर तो पैदल चल रहे हैं यहाँ पर। आप हो सकता है कि अपने जीवन में कभी 20 किलोमीटर पैदल नहीं हटे होंगे, लेकिन यहाँ पर संगम तक पहुँचने के लिए आप जो भी साधन से आए होंगे वो 30 किलोमीटर पहले रोक दिया गया होगा और आप 30 किलोमीटर पैदल जाइए संगम में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नागा साधु सबका शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर मतलब महाकुंभ के टाइम पूरे देश से अलग अलग जगह से साधु संत आए होते हैं और वो लोग यहाँ पर अपने टेम्परेरी टेंट्स लगाकर यहाँ पर रहते हैं और वहीं पर संगम में स्नान करते हैं। तो वही का हम लोग अपने गाड़ी से जा रहे थे तो वहीं का आप देख रहे हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि 10-15 किलोमीटर चलना, या तो 15-20 या तो 20-25 या तो 30-35 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं है और इतना पैदल चलने का कोई ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यवस्था किए हैं तो इस तरीके का व्यवस्था करना चाहिए ताकि कम से कम चले। अगर अब बहुत लोग होंगे, हो सकता है कि बोलेंगे कि नहीं चलना पड़ेगा, तभी कष्ट कीजिएगा तभी आपको फल मिलेगा। कष्ट हम लोग किए हैं, कष्ट बहुत लोग जो दूर दराज से किस तरीके से आए हैं उन्होंने कष्ट किया है। हम लोग को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि कष्ट कम से कम हो। ये कोई बात नहीं हुआ कि हाँ 30 किलोमीटर चलेंगे, कष्ट होगा तभी जाकर फल मिलेगा, ऐसा नहीं। इस तरीके का व्यवस्था करना चाहिए था कि लोगों को कम से कम चलना पड़े, ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़े। 30-35 किलोमीटर चलते चलते बहुत लोगों का मतलब बोल सकते हैं कि हालत ख़राब हो जाएगा। उसके ऊपर से अगर आपको खाने का नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्सक्यूज़ दिया गया है कि भीड़ हो जाएगा, या तो पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि दुकान सब बंद है, या तो वो दूसरे लेन में है जहाँ पर आपको जाने का इजाज़त नहीं है, आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा तब जाके आप रोड क्रॉस करके दूसरे साइड में जाके आप पानी का दुकान में जाइए। तो समझिए कि बहुत दिक्कत हो सकता है। हम यही बोलेंगे कि थोड़ा और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता था ताकि इतना किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े। और गाड़ी का जहाँ तक बात है, गाड़ी आप सिर्फ ये महाकुंभ का बात नहीं है, जब भी कोई भी कहीं पर भी कोई इवेंट होता है तो वहाँ पर गाड़ी लोगों को बैन कर दिया जाता है। ये देख लीजिए, ये जो सीन है ये हम लोग गाड़ी से ही जा रहे थे घाट तक, वहाँ तक वहीं पे यहाँ पर एक जुलूस टाइप का निकला था, शोभा यात्रा टाइप का निकला था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागा साधु एक घोड़े पर बैठे जा रहे हैं और भी पीछे से सब एक शोभा यात्रा टाइप का निकल रहा है, वो आप देख पाएंगे। जो हम कह रहे थे कि गाड़ी जो है, जो भी गाड़ी खरीदता है, अगर समझे कि वो 4 लाख का गाड़ी खरीदे, एक बेसिक ले लीजिए 4 लाख का, तो वो ऑन रोड प्राइस, मतलब आप अपने घर में उसको रखिएगा, अब उसको चलाना स्टार्ट कीजिएगा, मतलब चला सकते हैं, तब तक का प्राइस कम से कम 7 से 8 लाख हो जाता है। मतलब 4 लाख का गाड़ी आपको ऑन रोड लेते लेते 8 लाख का पड़ गया, समझिए। और अगर और ज़्यादा प्राइस का गाड़ी है तब तो और ज़्यादा होगा। 8 लाख का गाड़ी तो समझिए कि 12 लाख पड़ गया। तो इतना पैसा किस लिए लगता है? रोड टैक्स, फिर जीएसटी, ये सब मिला के सब बढ़ा जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि इतना पैसा लिया जाता है गाड़ी खरीदने के टाइम में कि आप रोड का टैक्स दीजिए, आप गाड़ी ले रहे हैं तो जीएसटी दीजिए। इतना सब लेने के बाद क्या मिलता है? जब महाकुंभ, अगर कोई सोचा कि हम अपने गाड़ी से चले जाएंगे, हमको चलने में दिक्कत है, हम चलना नहीं चाहते, हम गाड़ी से चले जाएंगे, तो क्या करेगा? गाड़ी को 15-20 किलोमीटर पहले ही पार्क करो, गाड़ी नहीं जाएगा, गाड़ी बैन। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के वजह से ही भगदड़ मचा है, या तो गाड़ी के वजह से ही भगदड़ मचेगा। तो और ये सिर्फ महाकुंभ का नहीं है, आप बनारस में भी हमने बहुत जगह पर देखा कि वहाँ पर बाइक जा सकता है। देखिए नागा साधु यहाँ पर नाचते हुए, यहाँ पर एक संत भी नाचते हुए। महाकुंभ जो है ना, एक तरह का पूरा महीना भर चलने का एक पर्व है। यहाँ पर मतलब संत लोगों का एक पर्व है जिसके लिए वो लोग बहुत सालों से वेट करते हैं। और ये जो महाकुंभ था, ये सिर्फ कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है, क्योंकि ये 12 साल के बाद नहीं, ये 6 साल अर्ध कुंभ नहीं, ये 144 साल बाद आया है। 12 साल में जो कुंभ आता है वो उसका 12 बार करते करते कुंभ इस तरीके करते करते 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। तो ये बहुत बड़ा पर्व होता है। इसलिए आप यहाँ पर साधु संतों को समझिए कि 1 महीना से सब रहते हैं, उसके बाद नाच गाना करके एक उल्लास मनाते हैं, पर्व को मनाते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगा देखने में। और हमारा तो इच्छा था कि अगर हम और भी रह के इंजॉय कर पाते तो अच्छा लगता, लेकिन और भी जगह का बोल सकते हैं कि काम था, इसके वजह से एक दिन ही, एक बार के लिए ही जाना हुआ। लेकिन जो भी हो, जो भी यादें बना, वो उसको ये हम अपने वीडियो से अपने पास रखेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। तो जो कह रहे थे कि बनारस में भी हमने जब घूमा है, तब गाड़ी वालों के इस तरीके से किया जाता है, लगता है कि इन्होंने ही इनके वजह से ही दिक्कत होता है, यही इनको रोक दो, इनको बैन कर दो, इनको पहले ही स्टॉप कर दो, तब फिर सब मैनेजमेंट सही हो जाएगा। आप अगर जाएंगे किसी घाट में जाना है तो उससे हो सकता है 5 किलोमीटर पहले पार्किंग, और वो पार्किंग में भी अगर जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि पार्किंग लिमिटेड है। पार्किंग समझे कि हो सकता है कि 20-25 गाड़ी रखने का है, लेकिन गाड़ी तो 20-25 नहीं आ रहा है, गाड़ी 100-150 आ रहा है, तब बाकी गाड़ी कहाँ जाएगा? वो तब रास्ते में इधर उधर सब पड़ा रहता है। हम कह रहे हैं जब इतना पैसा ले रहे हो तो थोड़ा पार्किंग का भी व्यवस्था बना दो। अगर पार्किंग का व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो तो फिर गाड़ी को जाने दो, गाड़ी जाए, उसका टाइम कर दो कि हाँ तुमको इतने टाइम में निकल जाना है। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पार्किंग का व्यवस्था नहीं करेंगे। गाड़ी अगर रास्ते पर भी अगर साइड में खड़ा है, तब अगर हमको मन कर दिया तो हम उसका चालान काट देंगे, क्योंकि रास्ते पर खड़ा है, या तो डंडा मार के उसको हटाएंगे। लेकिन टैक्स लेने के समय में उसका डबल कर देंगे, गाड़ी का प्राइस का हम डबल कर देंगे। तो हमको लगता है कि ये जो गाड़ी वालों का, जिन लोगों का भी गाड़ी है, जो ये हैरेसमेंट हो रहा है हमारे पूरे देश भर में, ये सिर्फ यहाँ का बात नहीं है, पूरे देश भर में पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, चलने के लिए गड्ढा मुक्त सड़क नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है गाड़ी का, लेकिन टैक्स लेंगे। तो ये सब सुधारना चाहिए।
या तो टैक्स कम कीजिए, अगर टैक्स कम नहीं हो पा रहा है तो ये सब सुविधा दीजिए गाड़ी वालों को, क्योंकि इतना टैक्स ले रहे हैं गाड़ी वालों से, तो ठीक है, वो बात अलग है। ये देखिए, ये एक दूसरा शोभा यात्रा, यहाँ पर आपने देखा कि हमारे कन्याओं द्वारा शोभा यात्रा में भाग लिया गया है। तो सड़क के दोनों तरफ, सड़क के आगे पीछे एक पर्व चल रहा है, एक छोटा छोटा करके एक कैंपस टाइप का बना हुआ है, अलग अलग समझे कि लोगों द्वारा। तो वही है, देखिए यहाँ पर बाकायदा बैंड भी निकला है, बजाते बजाते सब जा रहे थे। हो सकता है कि कॉपीराइट की वजह से हम अच्छे तरीके से साउंड ना दे पाए, लेकिन समझ जाइए जब बैंड होगा तो क्या करेगा, वो खाली नहीं जाएगा, वो बजाते बजाते जाएगा। वही अगर समझे कि भोंपू लेकर जा रहे हैं तो भोंपू बजाते बजाते जाएगा, ये नहीं कि ऐसे जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक बड़े साधु संत अपने रथ में निकले हैं। तो ये आम सीन है, अगर आप महाकुंभ में अगर आपका जाना हुआ तो ये एक आम सीन होगा, आप कहीं ना कहीं देख ही लेंगे इस तरीके का सीन इस महाकुंभ के समय में। बहुत अच्छा लग रहा था। तो और हमको तो पता चला कि इस महाकुंभ अडानी ग्रुप के द्वारा भी भोजन का व्यवस्था किया गया था, और सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं, बहुत से संस्थाओं द्वारा इस महाकुंभ के दौरान साधु संत एवं और भी जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके लिए निःशुल्क खाने का व्यवस्था किया गया था। और सिर्फ खाने का, भोजन का व्यवस्था ही नहीं, सिर्फ समझिए कि दोपहर का, रात का नहीं, आपके चाय बिस्किट का भी व्यवस्था बहुत से संस्थाओं ने किया था। तो जो देख कर हमको बहुत अच्छा लगा कि निस्वार्थ तरीके से किस तरीके से सेवा किया जा सकता है। ये हमारे सनातन का एक बोल सकते हैं कि गौरव है। ये महाकुंभ एक तरीके का हमारा प्रदर्शनी है कि हमारा जो धर्म है कितना बड़ा है, कितना सेवा भावी है। और यहाँ पर देखिए जो कुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये जात वो जात, बड़ा जात छोटा जात, बड़ा छोटा, ऐसा कुछ नहीं। सब मिलकर सब एक जगह पर डुबकी लगा रहे हैं, सब एक ही जगह पर डुबकी लगा रहे हैं। तो जो भी गलत चीज़ें कुछ हमारे धर्म में अगर अभी आ चुकी है, छोटा बड़ा जात, ये सब कुछ नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, और हम लोग को एक रहना चाहिए। और हमारे अगर कुछ कुरीति टाइप का बन गया है तो उसको दूर करने का कोशिश करना चाहिए, उसको बढ़ाने का, या तो उसको क्या बोलते हैं, उसको संजो के रखने का चीज़ नहीं है। जैसे बड़ा जाति वाला है तो इसको ये दो, ये छोटा जाति वाला है ये तो इसको ये दो, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें एक रहना चाहिए, एक साथ हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपने धर्म के अच्छे चीज़ों को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे ये महाकुंभ, ये एक कितना बड़ा आयोजन किया गया है, कितना बड़ा आयोजन होता है, और यहाँ पर किस तरीके से हर जाति के लोग, हर पंथ के लोग जुड़ते हैं और एक साथ डुबकी लगाते हैं। कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब हम लोगों को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बहुत से अपने हिंदू में भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि महाकुंभ है क्या, महाकुंभ होता कैसे है। वो महाकुंभ का कुछ वीडियो कुछ देखे ही नहीं है। ये हमारा भी पहली बार महाकुंभ था। तो हम कहेंगे कि आप लोग जो भी, जहाँ भी, जैसे भी देख रहे हैं, अगर आप आए हैं प्रयागराज महाकुंभ में तो अच्छा है। अगर प्रयागराज महाकुंभ में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, अगले 12 साल में जब कुंभ होगा वहाँ पर जरूर आने का निश्चित कीजिए। और इस बार जो महाकुंभ हो रहा है इसको वर्चुअली हमारे से और जगह से दर्शन कीजिए, इसको सराहिए और इसके भव्यता को और भी लोगों तक पहुँचाइए कि हाँ देखिए ये है महाकुंभ, देखिए ये है सनातन का गौरव, देखिए ये है सनातन का असली पहचान। तो आप सब भी अपने अपने स्तर पर काम कर सकते हैं। एक और चीज़ हम जो यहाँ पर देखे कि यहाँ पर बहुत पुलिस थे, पुलिस बहुत सारे थे,
बहुत पुलिस लगाया गया है, किस लिए लगाया गया है? मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जहाँ पर है वहीं पर एक साथ झुंड बना के हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि संगम क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोटि कोटि लोग आ रहे हैं, करोड़ करोड़ लोग आ रहे हैं। अब लोगों को मैनेज करने के लिए हर जगह पर पुलिस रहना चाहिए, लेकिन हर जगह पर पुलिस नहीं रह के कोई एक पॉइंट पर झुंड बना के है। अब इसका क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? अगर समझिए कि मेला क्षेत्र 100%, उसके 60 to 70% में कोई पुलिसकर्मी नहीं है और बाकी का 25 से 30% जो इलाका है वहीं पर झुंड बना के, छोटा छोटा झुंड बना के पुलिस खड़ा है। क्या फ़ायदा? 70% जो इलाका है वहाँ पर तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर तो लोग मतलब समझे कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो कहीं पर कुछ गंदगी फैला दे रहे हैं, या तो कहीं पर सो जा रहे हैं, कहीं पर लेट जा रहे हैं, कहीं पर कोई एक दूसरे से किस तरीके का विवाद हो जा रहा है। तो इसको देखने के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि आप पुलिसकर्मी लगाए हैं, आपने बड़ी संख्या में पुलिस लगाया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन पुलिस को थोड़ा स्प्रेड इक्वली स्प्रेड कीजिए पूरे क्षेत्र में, ताकि इक्वली पूरे क्षेत्र में अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि थोड़े से जगह पर 1000 ठो पुलिस रख देंगे और सोचेंगे कि मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। ये एक हमको ख़राब चीज़ लगा जो हमने सोचा कि बताना चाहिए, ताकि अगली बार से अगर कोई भी सरकार कोई भी जगह पर किसी भी तरीके का आयोजन करता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अभी जो आप देख रहे हैं ये है पोंटोन ब्रिज, फेमस पोंटोन ब्रिज। सुने हैं कि पूरे 30 ठो टेम्प्रेरी पोंटोन ब्रिज बनाया गया है संगम तक पहुंचने के लिए, संगम नोच तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जो भगदड़ मचा था, तो उस टाइम में बहुत से पोंटोन ब्रिज बंद थे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर 50 ठो 100 ठो पोंटोन ब्रिज बना दीजिए, लेकिन 100 ठो 30 ठो 50 ठो पोंटोन ब्रिज बना के अगर आप पूरा के एक दो छोड़कर पूरे और जितने हैं, समझिए कि 100 है तो 2 को छोड़कर 98 को आप बंद कर दिए, 50 है तो 50 में 48 को बंद कर दिए, 2 ठो चल रहा है एक आने का जाने का, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तब 2 ही बनाते तो अच्छा लगता, लेकिन जब 30 ठो बनाए हैं तो उसका उपयोग कीजिए, ताकि जो भीड़ है उसको जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता ना हो, उसको जाने के लिए ज़्यादा रास्ते मिल पाए। अगर 30 ठो पोंटोन ब्रिज है तो 15 जाने का बनाइए, 15 आने का बनाइए। अगर 50 है 25-25 कीजिए, अगर 100 है तो 50-50 कीजिए। ये सब जो मैनेजमेंट करते हैं ये सब उन लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन किया गया है तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो लोग लगे थे उनको अच्छे तरीके से क्राउड को मैनेज करना आना चाहिए। अगर ज़्यादा पोंटोन ब्रिज बंद ही रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम जब गए थे, आपको बताते हैं, जैसे समझे कि 3 नंबर पोंटोन ब्रिज से गए, आने के टाइम में एक बार 2 से आएंगे, नहीं 1-2 बंद है, अब 4 से आइए, 4 से आइए। तो प्रशासन का मन किया 1-2 को टेम्प्रेरी बेसिस में बंद कर दिया। अब 3 से आए हैं तो 3 से जाना, तो 3 से भी नहीं 4 से जाओ। तो इसके वजह से भी बहुत चलना पड़ जाता है लोगों को। अचानक से कभी भी कहीं भी कोई भी रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, कभी भी कहीं भी कोई भी रास्ता खुल जाता है, जिसके वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, लोग फिर दिक्कत में आते हैं। और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये संगम का मेन घाट है। यहीं पर हम लोग आए थे, यहीं पर हमने संगम का जल को स्पर्श किया, उससे अपने आप को शुद्ध किया। और आप सभी को कहेंगे कि अभी भी दिन है, अगर आप आ चुके हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आए हैं तो आने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप वर्चुअली ही दर्शन कीजिए, और जब कभी भी समय हो तब संगम प्रयागराज जरूर आए। तो हम लोग को तो सौभाग्य मिला कि महाकुंभ के समय में प्रयागराज संगम में जाने का, और हमने उसका फ़ायदा उठाया। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से पूरा लाइटिंग किया गया है, स्पीकर का व्यवस्था किया गया है, लेकिन ये छोटा छोटा 1-2 चीज़ है, अगर उस सब में भी अगर ध्यान रखा जाता तो फिर लोगों को थोड़ा बहुत जो दिक्कत हुआ है वो दिक्कत नहीं होता।
और ये देखिए, ये है मेन स्नान का जगह जहाँ पर आप स्नान कीजिएगा, करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा सिक्योरिटी का व्यवस्था किया गया। सिक्योरिटी मतलब आप ये नहीं कि पूरा घाट पूरा पानी खुला है, आप अगर बाई चांस गिर जाते हैं तो बह जाएंगे। आपको एक बॉर्डर टाइप का बनाया गया है, फेंसिंग टाइप का कर दिया गया है, ताकि अगर आप बह भी जाते हैं तो थोड़ा सा इलाका में होगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा। और उसके बाद भी जो मार्शल्स है वो सब तो है ही वहाँ पर, एम्बुलेंसेस भी है। तो अच्छा किया गया है, अच्छा किया गया था। ओवरऑल अच्छा लगा। बस यही। और एक और चीज़ देखे कि वहाँ पर जो चेंजिंग रूम्स थे, जहाँ पर हम लोग जिस घाट में गए थे वहाँ पर चेंजिंग रूम्स थोड़े दूर में थे। हमको लगता है कि चेंजिंग रूम्स थोड़ा ज़्यादा निकट होना चाहिए था, ताकि लोग जैसे ही डुबकी लगाए 2, 4, 5, 10 कदम चलने के बाद ही चेंजिंग रूम तक पहुँच पाए। अगर समझे कि जैसा हमने देखा, आपको 100 कदम चलना पड़ेगा, 200, 500 कदम तक भी चलना पड़ेगा चेंजिंग रूम तक पहुँचने के लिए, तब फिर क्या फ़ायदा। तब कोई आदमी सोचेगा कि हमने वहाँ पे स्नान किया, वहीं पर बिना चेंजिंग रूम में जाके अपना चेंज कर ले। तो चेंजिंग रूम भी बनाया जो गया है वो थोड़ा समझ के बनाना चाहिए था। जो हो ठीक है, अच्छा कुंभ लगा, दिव्य लगा, भव्य लगा। और 144 साल के बाद आया है, तो एक अलग तरीके का फीलिंग आ रहा था जब हम वहाँ पर पानी को स्पर्श किए, और फिर लौटने का समय भी आ गया। तो कैसा लगा ये वीडियो? एक शॉर्ट में हमने महाकुंभ को एक आधे घंटे के वीडियो में कवर करने का कोशिश किया। कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और कुछ अगर सुझाव सजेशन हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। और अभी जो आप देख रहे हैं, हम लोग लौट रहे थे तो उसी का नज़ारा है। अच्छा लगा, अच्छा हुआ कि हम लोग अमृत स्नान के दिन नहीं आए थे, इसलिए हम लोग गाड़ी से आ गए, गाड़ी पहुंच पाया। नहीं तो भाई साहब कहाँ रुकता पता ही नहीं, फिर हम लोग पहुंच भी पाते कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं था। ठीक है, फिर रखते हैं।